माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। सम्यक के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कौशल भारद्वाज, राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा विद्यार्थी, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी कल की क्लास के संदर्भ में जो आपका रेस्पॉन्स प्राप्त हुआ, सराहा गया, उसके लिए बहुत आभार। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास करूं। आज जिस क्लास की हम चर्चा करेंगे वह है संविधान की विशेषताएं। इतना विशेष संविधान है, उत्कृष्ट संविधान है, जो हमारे लिए पवित्र है, पूजनीय है, तो निश्चित रूप से वो विशेष तो होगा। शब्दों में बांधना उन विशेषताओं को बड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन प्रश्न यदि आ जाए कि विशेषताएं लिखो तो लिखना तो पड़ेगा। हम ये तो नहीं लिख सकते कि दुष्कर कार्य है इसलिए इसको नहीं लिखा जा सकता, तो शब्दों में बांधना पड़ेगा और विशेषताओं को विशेष तरीके से ही लिखना पड़ेगा। हम आज की क्लास शुरू करते हैं। संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताओं से तात्पर्य यह है कि जो फीचर्स हैं, जो उसके गुण हैं, लक्षण हैं, वो कुछ विशेष हों, उपयोगी हों, तार्किक हों, सकारात्मक हों, संरचनात्मक हों। वो सब विशेष होता है। जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो विशेषताएं नहीं हो सकती। जो विशेष हों, सामान्य लक्षणों से कुछ अलग हटके चीज़ें हों, तो उन विशेषताओं की हम बात करते हैं। और आज की क्लास में मैं कुछ कोशिश करूंगा कि जो हमारा ट्रेंड चला आ रहा है उससे थोड़ा हटके चिंतन मंथन के साथ नई प्रवृत्तियों को हम विशेषताओं में शामिल करें और जोड़ें। सामान्यतः होता यह है कि जो टाइप कास्ट चीज़ें लिखी आ रही हैं उसको तोड़ने की हिम्मत ना तो आप लोग करते हैं ना हम करते हैं। हमें ये डर लगता है कि यदि हम थोड़ा सा इससे हटे तो हो सकता है हमें मार्क्स नहीं मिले। लेकिन हम हमारी बात को यदि तार्किक ढंग से कहते हैं, सही कहते हैं, तो उसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है और उसको आप पूर्ण मनोयोग से लिखने का प्रयास करें और लिखें, उसको बेझिझक लिखें। विशेषताएं वाला जो टॉपिक होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सब्जेक्टिव से तात्पर्य ये होता है कि जहाँ लेखक के स्वयं के विचारों का, मतों का उस उत्तर पर प्रभाव पड़ता है, उसके परिणाम पर प्रभाव पड़ता है। तो विशेष को किस तरह वो प्रस्तुत करता है, ये उसकी विशेषता है, स्वयं की विशेषता है, तो उस तरह हम लेंगे। जो संविधान जो बना, जिन परिस्थितियों में बना, उन परिस्थितियों को हम देखें, वहाँ जाके उस स्तर पर सोचें, तो हमारे जो राष्ट्रीय क्रांति के अग्रदूत थे, लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए लड़ाई कर रहे थे हमारे लिए, उन्होंने संविधान दिया, स्वतंत्रता दी। तो उस जगह पर जाके देखें कि उनके मनों में क्या चीज़ें चल रही थी, वो किन लक्ष्यों को लेके लड़ रहे थे, क्या लक्ष्य थे कि वो अपने आप को, सर्वस्व को न्योछावर कर रहे थे। ठीक है, राज चल रहा था, ब्रिटिश सरकार का चले या भारत सरकार का चले, क्या फ़र्क पड़ता है उनको, लेकिन फ़र्क पड़ता है। वो इस तरह नहीं सोच सकते थे, इस तरह सोच के कि क्या फ़र्क पड़ता है, घरों में नहीं बैठ सकते थे। ब्रिटिश सरकार के राज से पहले भी हम परतंत्र थे। उस समय शासकों की, सुल्तान नवाबों की सत्ता चलती थी, तो उस समय भी हम लोकतंत्र में नहीं जीते थे। तो राष्ट्रीय क्रांति जब कर रहे थे तो मुख्य रूप से हमारे जो लक्ष्य थे उसमें दो तरह के लक्ष्य थे, एक राजनीतिक लक्ष्य, एक सामाजिक लक्ष्य। राजनीतिक लक्ष्यों में स्वतंत्रता की प्राप्ति थी कि हम स्वतंत्र हों और लोकतंत्र की स्थापना हो। यह हमारे साधन थे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। ये तात्कालिक लक्ष्य थे कि हमें इनको प्राप्त करना है, इन साधनों को, और वास्तविक लक्ष्यों को साकार करना है। उन वास्तविक लक्ष्यों में क्या था? उन वास्तविक लक्ष्यों में था कि हमें आत्मनिर्णय का अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, न्याय मिले, अधिकार मिले, समानता मिले, जो आधुनिक मूल्य हैं उनकी स्थापना समाज में हो, विधि का शासन हो, व्यक्ति का शासन नहीं हो। इन सब लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम लड़ रहे थे। और जब संविधान सभा हमारी गठित हुई तो इन लक्ष्यों को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था। ये जो संविधान है, विधिवेत्ताओं की जो ज्ञान है, बौद्धिकता है, बौद्धिक क्षमता है, उससे प्रस्फुटित नहीं हुआ है। ये विद्वानों की विद्वता का दर्पण नहीं है, बल्कि ये पीड़ा का दर्पण है, हमारी पीड़ा की उपज है जो हमने सदियों से झेली थी। इस संविधान को केवल भारत के ही लोग बना सकते थे, दूसरा कोई बना ही नहीं सकता था, क्योंकि जिन्होंने इस पीड़ा को नहीं झेला उनको इसका मरहम भी नहीं पता था कि चोट कहाँ है और इलाज क्या करना है। तो हमारा जो संविधान है वो हमारी
राष्ट्रीय क्रांति के लक्ष्यों को साकार करने वाला दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। ये पीड़ा से निकला है। जैसे कविता के बारे में कहा जाता है कि कविता वियोग से उत्पन्न होती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो जिस तरह कविता वहाँ से वियोग से पैदा हुई, संविधान भी हमारी पीड़ा से पैदा हुआ, हमारी अन्याय की पीड़ा, हमारे अत्याचार की पीड़ा, हमारी दासता की पीड़ा, हमारी असमानता की पीड़ा, इन सब पीड़ाओं से हमें मुक्ति दिलाने के लिए संविधान आया। तो मेरी दृष्टि में इस संविधान की जो विशेषता होगी, जो उत्कृष्ट कोटि का संविधान है, पहली विशेषता होगी राष्ट्रीय क्रांति के लक्ष्यों को साकार करने वाला संविधान। तो पहले आप लिख सकते हैं, बेझिझक लिखें, निसंकोच लिखें आप इसको। प्रारंभिक परीक्षा में कम क्वेश्चन बनते हैं विशेषताओं से, लेकिन मुख्य परीक्षा में चाहे वो IAS हो, RS हो या अदर PCS परीक्षाएं हों, उनमें ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि हर विशेषता अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाती है। तो विस्तार से करेंगे। विस्तार से करने के पीछे कारण ये भी है कि केवल एक विशेषता से संबंधित प्रश्न आ जाए तो उसको भी हम हल कर सकें, और सभी विशेषताओं को समाहित करना पड़े तो उनको संक्षिप्त में लिख सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो पहली विशेषता लिखते हैं, राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने वाला दस्तावेज। नंबर 1, राष्ट्रीय क्रांति के लक्ष्यों को साकार करने वाला दस्तावेज। राष्ट्रीय क्रांति में सबसे पहले हम जो बात है राजनीतिक क्रांति की, राजनीतिक क्रांति के माध्यम से चाह रहे थे कि हमारा संपन्न देश हो, तो एक संप्रभु देश हो, जिसको सॉवरेन कंट्री हो, जिसको अपने आंतरिक इंटरनल मैटर्स में और एक्सटर्नल अफेयर्स में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार हो। तो संविधान के माध्यम से हम संप्रभु राष्ट्र की स्थापना कर रहे थे। दासता से मुक्ति का पहला प्रयास था संप्रभु राष्ट्र होना। तो हम यहाँ संप्रभु राष्ट्र की स्थापना होती है संविधान के माध्यम से। सत्ता, संप्रभुता का जो स्रोत है वो जनता है। प्रस्तावना की पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग संप्रभुता के स्रोत हैं, जनता संप्रभुता की स्रोत है। और यहाँ हम पूरी तरह अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, एक्सटर्नल अफेयर्स में स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 245 हमें टेरिटोरियल जुरिडिक्शन देता है, क्षेत्राधिकार देता है कि भारत की संसद पूरे भारत के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विषयों का उल्लेख है। 245 अनुच्छेद क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार देता है, भौगोलिक क्षेत्राधिकार देता है, और 246 विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार देता है। पूरे भारत के संदर्भ में, पूरे देश के संबंध में हम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। बाह्य मामलों में भी हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। संघ सूची की जो एंट्रीज हैं 10 से लेकर 16 तक प्रविष्टियां हैं, 10 से लेकर 16 तक विदेशी मामलों से संबंधित हैं। विदेश कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ, डिप्लोमेटिक कार्य, युद्ध, शांति, समझौते, इन सबसे संबंधित है, जो संसद को क्षेत्राधिकार उस पर प्राप्त है। तो आंतरिक और बाह्य मामलों में हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये हमारा लक्ष्य हुआ, राजनीतिक लक्ष्य। हम जो और लक्ष्य, हमारे वास्तविक जो लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए जरूरी था कि हम संप्रभु राष्ट्र हो, तभी तो हम कर पाएंगे। और अगला जो लक्ष्य था, तात्कालिक लक्ष्य, उस समय के लिए जो लक्ष्य था, दूसरे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए था, वह है लोकतंत्र। कि यदि हम अंग्रेजों को भगा देते और वापस शासकों, नवाबों का शासन हो जाता, तो हमारी पूरी मेहनत बेकार थी, पूरी राष्ट्रीय क्रांति का जो हवन था वो सब बेकार था। तो हमें आवश्यक था कि लोकतंत्र की स्थापना हो। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना की, सबको समान मत दिया, बिना किसी प्रतिष्ठा, आय
योग्यता के सबको एक व्यक्ति को एक मत का सिद्धांत प्रचलित किया। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना की। और जो दूसरे लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि विधि का शासन स्थापित हो। विधि के शासन की स्थापना इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति का शासन कई बार बुरा होता है, कई बार नहीं बहुत बार बुरा होता है, ज़्यादातर बार बुरा होता है। तो व्यक्ति का शासन नहीं हो, व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं चलें, बल्कि जो संविधान में लिखा हुआ है, विधान में निर्णय है जो देना है, निर्णय संविधान के अनुसार हो, विधियों के अनुसार हो। तो हमें इससे विधि की शासन की स्थापना मिलती है। विधि का शासन, विधि के शासन की स्थापना यहाँ से होती है। अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि विधि के समक्ष समता से राज्य वंचित नहीं करेगा और विभिन्न अंगों की शक्तियों का, अधिकारों का, कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख है कि वहाँ उनको व्यक्तिगत रूप से मन से कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं। संविधान क्या शक्तियाँ दे रहा है, संविधान में वो प्राधिकार उस अंग के लिए है या नहीं है, उस एग्जीक्यूटिव के लिए है या नहीं है, तो वो सब विधान से तय होता है। तो विधि के शासन की यहाँ स्थापना होती है। अब इन साधन है ये तीन को हम साधन मान सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, लोकतंत्र चाहिए और विधि का शासन चाहिए, तब हम हमारे जो वास्तविक लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। और वास्तविक लक्ष्यों में सबसे पहले जो लक्ष्य है वो है न्याय, कि हमें न्याय की प्राप्ति होनी आवश्यक है। ये तीन चीजें होंगी तभी ये सब चीजें संभव होती हैं। न्याय कैसा, कि हमें सामाजिक न्याय प्राप्त हो, कि हम विषम समाज में जीते आए थे जहाँ सामाजिक स्तर पर बहुत सारे विभेद थे, वो सब समाप्त होने चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना हो, फिर आर्थिक न्याय की स्थापना हो। आर्थिक न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है। आर्थिक न्याय नहीं होगा तो पापी पेट का सवाल है, भूखे आदमी क्या करेगा। तो उसको पर्याप्त आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान मजदूरी होनी चाहिए, काम का अवसर होना चाहिए, सब चीज़ मिलनी चाहिए। और तीसरा न्याय है राजनीतिक न्याय। ये तीन न्याय हमारे लिए होने आवश्यक है। सबसे पहले सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं, आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं फंडामेंटल राइट्स। इनको विशेष रूप से और एक्स्ट्रा एलोबरेट करेंगे हम उद्देशिका वाले खंड में। तो यहाँ हमें न्याय की स्थापना होती है। इसके अलावा जो हमें चाहिए थी वो स्वतंत्रता चाहिए। नागरिकों के लिए जो आवश्यक था वो थी स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें आवश्यक थी। ये सब स्वतंत्रता होंगी तो व्यक्ति एक गरिमापूर्ण जीवन जिएगा। तो स्वतंत्रताओं के लिए अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया और 25 से 28 में धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो स्वतंत्रता भी हमारे नागरिकों को संविधान के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके साथ समानता की हमें अपेक्षा थी। समानता कैसी हो, विधि के समक्ष समान हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो और हर स्तर पर समानता मिले। किसी भी वजह से, वर्ग की, जाति से, धर्म से, लिंग की वजह से हमें कोई विभेद का सामना नहीं करना पड़े। तो ये समानता हमारा लक्ष्य था, समानता स्थापित हो समाज में। इसके अलावा समानता का पूरा आर्टिकल 14 से 18 तक एक समानता का मूल अधिकार दिया गया है। ये सब अधिकार जो हैं, इसके साथ ही हमें चाहिए गरिमापूर्ण जीवन का सिद्धांत। गरिमापूर्ण जीवन जब तक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा तब तक उसका जीना बेकार है। जीवन कोई यही नहीं है कि जीते रहें, बल्कि वो होना चाहिए गरिमापूर्ण, संपूर्ण हो, सार्थक हो और जीवन जीने योग्य हो। तो ये अनुच्छेद 21 हमें देता है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। तो संविधान के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ये संविधान ना केवल इनको देता है बल्कि इनकी रक्षा के उपाय भी करता है। तो पर्याप्त मात्रा में हमें रक्षा के उपाय अर्थात रक्षोपाय भी ये उपलब्ध करवाता है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और 226 में प्रावधान किए गए। उच्चतम न्यायालय
अनुच्छेद 32 के माध्यम से और उच्च न्यायालय 226 के माध्यम से हमारे मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकता है, सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। अनुच्छेद 32 और 226। साथ में हमें आवश्यकता थी एक ऐसे शासन की, ऐसी व्यवस्था की जो उत्तरदायी हो। ऐसा नहीं कि तानाशाह बन के बैठ जाए एक टाइम के लिए। तो उस व्यवस्था के लिए हमने व्यवस्था की उत्तरदायी शासन की। उत्तरदायी शासन ऐसा, यदि उसको जनता का बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो सरकार का संचालन नहीं करे। जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन प्रतिनिधियों के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है। यदि वहाँ उनका बहुमत नहीं है, ये प्रतिनिधि नहीं चाहते कि ये सरकार चले, तो उसको कभी भी समाप्त कर सकते हैं। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति कराने वाला जो दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है, वह है हमारा संविधान। तो संविधान के माध्यम से हम राष्ट्रीय क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो ये एक पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता की ओर चलते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई और संघीय व्यवस्था अपने आप में यूनिक विशेषता थी अपनी। और संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के दो संविधान होते हैं और संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता होती है। इसके स्थान पर हमने वरीयता दी एकल संविधान और एकल नागरिकता को। तो दूसरी विशेषता होगी इसकी, संघीय व्यवस्था में एकल संविधान एवं एकल नागरिकता। आप यहां लिख सकते हैं, सामान्यतः संघीय व्यवस्थाओं में दोहरे संविधान होते हैं, एक संघ का और एक राज्य का। दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ की नागरिकता और एक दोहरी राज्य की नागरिकता। भारत में हमने एक ही संविधान रखा। एक ही संविधान में संघ के अंगों का उल्लेख है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और उसी संविधान में राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का उल्लेख है। तो एक ही संविधान रखा हमने और एक ही नागरिकता। हम भारत के नागरिक हैं, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब के नागरिक नहीं हैं। ये हमारी विविधता में एकता को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रावधान रखा। ये अपने आप में एक उत्कृष्ट विशेषता है कि संघीय व्यवस्था होते हुए भी हमने एक ही संविधान रखा और एक ही नागरिकता रखी। ये एक यूनिक विशेषता है। इस तरह इसको लिख सकते हैं कि संघीय विशेषता होते हुए भी हमने एक संविधान और एक नागरिकता रखी। भारत के नागरिक, अलग अलग राज्यों की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। इसके जो नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं, वह ले सकते हैं इसका जो विस्तृत रूप है वह। लेकिन इस विस्तृत रूप को हम लिखेंगे थोड़ा अलग हटके। हम ये नहीं लिखेंगे सबसे बड़ा संविधान। सबसे बड़ा संविधान तो सामान्य सी बात हो जाएगी। मुख्य परीक्षा में कंटेंट के साथ शब्द चयन, उसकी शब्दावली भी अपना महत्व रखती है, उसको प्रभावित करती है। ये विशेषताएं जो हैं ये सब्जेक्टिव हैं और सब्जेक्टिव चीज़ों का प्रभाव पड़ता है कि आप उसका प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। तो आपका प्रस्तुतिकरण प्रभावी होना चाहिए, शब्द चयन उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। सबसे बड़ा संविधान की जगह हम एक दूसरी लाइन यूज करेंगे और उम्मीद है आपको लगेगा कि ये बेहतर है उसकी तुलना में। तो तीसरी विशेषता लेते हैं इसकी, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत व्यापक लिखित और निर्मित संविधान। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ देख लगते हैं। विस्तृत से तात्पर्य बहुत डिटेल्ड है, एक्सपेंशन है इसका।
एक्सपेंड किया हुआ, बहुत विस्तार है इसका। विस्तार कितना है इसमें? भाग हैं 22, अनुच्छेद हैं 395 और अनुसूची है 12। जब संविधान बना था तो मूल संविधान में अनुसूचियां थीं 8, वर्तमान में बढ़ के हो गई हैं 12। आपके मन में एक शंका ये भी हो सकती है कि सब 395 में तो मूल संविधान में थे, अब तो कोई 450 470 के आसपास संविधान में अनुच्छेद हो गए। तो मेरा यहाँ थोड़ा सा अलग मत है, बल्कि मैं जौहरी साहब की शिष्य परंपरा का विद्यार्थी हूँ, और वो हमें ये कहते थे कि जो ये कहता है कि 450 अनुच्छेद हैं, वो केवल इतना बताए कि 396वां कौन सा है, 397वां कौन सा है, 400वां कौन सा है। 450 जाने से पहले ये पूछो, जो बढ़ाए हैं वो उनके पार्ट बढ़ाएं। जब बीच में हटे थे संविधान के अनुच्छेद, जो संक्रमणकालीन उपबंध थे, हटा दिए थे, तो उस समय कौन सा हमने कम संख्या लिखी थी? जब संविधान में से 395 में से 20-25 अनुच्छेद हटा दिए थे, तब हमने 375 थोड़ी लिखा था उसको। अंतिम एंट्री जो है, अंतिम संख्या है, वो 395 है। वहाँ हमने बाकायदा उसको बढ़ाया है, 9, 10, 11, 12 किया है। वहाँ हमने ABCD नहीं किया उसको, वहाँ बढ़ाया है उसको। तो इसमें विस्तृत संविधान है। दूसरी तरफ कुछ देशों के देखें विस्तृत कैसे है औरों की तुलना में, तो जब USA का संविधान हम लें तो उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखें तो उसमें 128 है। चीन का देखें 138 है। कनाडा का संविधान देखें उसमें 147 ही है। उनकी तुलना में हमारा संविधान बहुत विस्तृत है। व्यापक संविधान, व्यापक से कॉम्प्रिहेंसिव संविधान, कॉम्प्रिहेंसिव से तात्पर्य है कि इसमें, इस संविधान में हमारी संघ सरकार के अंगों का भी प्रावधान है, राज्य सरकार के अंगों का भी प्रावधान है, और पंचायती राज अर्थात स्थानीय स्वशासन के अंगों का भी प्रावधान है, बल्कि अन्य निकायों का भी प्रावधान है। जो दूसरे निकाय हैं उनका भी प्रावधान है। ठीक है, क्या क्या हुए? संघ के जो अंग हैं, केंद्र सरकार के जो अंग हैं, उनका प्रावधान है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। साथ में राज्य सरकार के अंगों का प्रावधान है, फिर स्थानीय स्वशासन के निकायों का प्रावधान है, और साथ में जो अन्य संवैधानिक निकाय हैं, अन्य संवैधानिक बॉडीज हैं, उनका भी प्रावधान है। तो ये व्यापकता लिए हुए, बल्कि मूल अधिकारों का प्रावधान, नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान इसमें है, संक्रमणकालीन उपबंधों का प्रावधान इसमें है, जनजातियों के उपबंधों का प्रावधान इसमें है। तो बहुत व्यापकता लिए हुए है। इसने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखने की कोशिश की है, व्यक्ति के विवेक पर नहीं छोड़ा। विधि की सीमित, विधि की जो स्थितियाँ हैं संसद की, उन शक्तियों को बहुत सीमित रखा है कि आप यहाँ तक सीमित रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं, कम लिखते हैं तो मनमानी बढ़ जाती है। तो इसलिए व्यापक है, लिखित है, पूरा लिखा गया है। 395 अनुच्छेद स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, 12 अनुसूचियां लिखी हुई हैं, 22 भागों में लिखा हुआ। निर्मित है, निर्मित का एक अपोजिट होता है विकसित। हमारा संविधान विकसित नहीं है बल्कि निर्मित है। विकसित से तात्पर्य है कि समय समय पर 100-200 साल में बार बार अलग अलग विधियाँ आई, परंपराएं आई, अभिसमय आए और उनको एक साथ कंपाइल कर दिया, लिख दिया, तो वो विकसित होगा। ये हमारा निर्मित है, एक टाइम फ्रेम में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा ने इसको तैयार किया, फ्रेम किया, निर्मित किया है। तो ये सभा द्वारा निर्मित संविधान है। एक बाकायदा एक इसके लिए संविधान सभा चुनी गई थी जिसने इसको तैयार किया एक टाइम में। सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में इस संविधान को तैयार किया, निर्मित किया और लिखा हुआ है। तो विशेषता हो जाएगी कि हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत है, व्यापक है और लिखित है तथा निर्मित संविधान है। अब इसमें से एक प्रश्न बनता है कि इसके विस्तृत होने के क्या कारण रहे। हमारा संविधान इतना विशाल है कि उसके कारण क्या रहे। यहाँ भी लिख सकते हैं विस्तृत होने के कारण संक्षिप्त में, लेकिन अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है 15 शब्द का, 50 शब्द का। यूपीएससी में भी हो सकता है क्या कारण रहे कि इतना विशाल संविधान हमने
तैयार किया, या जो आलोचना होगी कि ये महाकाय बहुत बड़ा संविधान है, इस पर टिप्पणी कीजिए, तो उस समय भी ये काम आएगा। वो हम लिख लेते हैं कि ये बड़ा क्यों है, संविधान के विस्तृत होने के क्या कारण है। तो उन कारणों पर दृष्टिपात करें, उनको देखें तो कुछ कारण निकल के आते हैं। पहला कारण आता है कि ये एकल संविधान है, संघ और राज्यों का एक ही संविधान है। अलग अलग संविधान नहीं होने के कारण पूरी राज्यों की व्यवस्थाएं भी इसी में हैं और संघ की व्यवस्थाएं भी इसमें। तो विस्तृत होने के जो कारण हैं उनको हम लिखें तो पहला कारण है एकल संविधान। संघ और राज्यों का एक ही संविधान है दोनों का। संघीय व्यवस्था में अभी मैंने बताया कि अलग अलग संविधान होते हैं संघ और राज्यों के, जबकि यहाँ हमने एक ही संविधान रखा है। थोड़ी सिमिलरिटी रखने के लिए लिखा है कि यहाँ अलग कानून वहाँ अलग कानून, ऐसा नहीं हो, बल्कि पूरे देश में एक जैसी कानून व्यवस्था हो, एक जैसा शासन हो। तो एकल संविधान होने की वजह से बड़ा हुआ। दूसरा इसका कारण है कि इसमें सरकार के अंगों का विस्तार से वर्णन किया, उनकी शक्तियों, उनके संगठन, उनके कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन हुआ। तो सरकार के जो अंग हैं विस्तृत वर्णन किया, उनका गठन किस तरह होगा, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उन सब का, उनके गठन से लेके शक्तियों से लेकर उनके कर्तव्य और उनके अंतर संबंध, इनका वर्णन किया। संघ और राज्यों के परस्पर संबंधों का वर्णन किया इसमें अलग से। संघ और राज्य के मध्य संबंध या परस्पर संबंधों का उल्लेख इसमें अलग से किया। स्थानीय स्वशासन राज्यों का विषय है, राज्यों के ऊपर छोड़ा जा सकता था, अलग से नहीं लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां हमने विधि का शासन ज्यादा से ज्यादा स्थापित करना है, तो उनको संवैधानिक दर्जा देते हुए स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज और नगर पालिकाओं का उल्लेख भी किया। स्थानीय स्वशासन का उल्लेख भी यहाँ किया। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, आरक्षण, कौन कौन से गठन होंगे, कितने स्तरीय होगी, तो इनका वर्णन भी यहाँ किया। चौथा कारण है कि जो मुख्य अंग हैं सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उनके अलावा अन्य बॉडीज का, अन्य आयोगों का भी वर्णन किया। अन्य संवैधानिक निकाय बनाया, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया, उनको कार्यपालिका विधायिका की मर्जी पर नहीं छोड़ा। तो अन्य बॉडीज या अन्य निकायों का भी उल्लेख इसमें किया, अन्य संवैधानिक निकायों का उल्लेख भी किया, जैसे निर्वाचन आयोग, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग, और अन्य आयोग, एसटी, एससी, ओबीसी आयोग, उन आयोगों का भी इसमें विस्तार से वर्णन किया। मर्जी पर नहीं छोड़ा, इनको यहां स्थान दिया। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण इसमें यह हो सकता है कि संविधान सभा में विधिवेत्ताओं का वर्चस्व था। बहुत सारे विधिवेत्ता थे और वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख दी जाएं, क्योंकि कोई भी बात आई संशोधन तुरंत तैयार थे। बहुत सारे वकील थे उसमें, कोई छोटा सा लिखने की कोशिश की, नहीं इसको विस्तार से लिखो ताकि इसकी मनमानी व्याख्या नहीं हो। भावी शासकों की मनमानी व्याख्या से बचाने के लिए विधिवेत्ताओं ने इसको विशाल बनाने की ओर अग्रसर किया। ठीक है, तो सभा में, संविधान सभा में विधिवेत्ताओं का वर्चस्व या वकीलों का वर्चस्व था। इस वजह से भी ये
विस्तृत हो गया। एक कारण यह भी हो सकता है कि इस पर जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा और वहाँ से उन्होंने लगभग 70-80% सामग्री को लिया। तो 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, का प्रभाव और कारण कुछ विशेष और संक्रमणकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया। भाग 23 में जो कुछ विशेष हैं और संक्रमणकालीन प्रावधान है, ट्रांजिशनल फेज के स्पेशल और ट्रांजिशनल जो प्रोविजंस हैं उनका भी प्रावधान किया। संक्रमणकालीन ट्रांजिशनल फेज के जो हैं, इसके अलावा जनजातियों के लिए और विशेष वर्गों के लिए प्रावधान किया। तो विशेष वर्गों के लिए भी अलग से प्रावधान किया। भाग 16 में विशेष वर्गों के प्रावधान दिए गए हैं। तो इन वजहों से यह संविधान हमारा इतना विस्तृत हो गया। तो ये कुछ विशेषताएं हैं के साथ में इसके कारण भी रहे कि ये इतना बड़ा क्यों हुआ। आप इनको आराम से लिख सकते हैं। अगली विशेषता लेते हैं कि हमारी जो संघीय व्यवस्था थी बड़ी अलग थी, अद्भुत थी, उत्कृष्ट थी, बिल्कुल हटके थी। अनेक प्रवृत्तियां उसमें निवास करती हैं। संघीय व्यवस्था में अनेक प्रवृत्तियां हैं, विविध प्रवृत्तियां हैं। उसको एक फ्रेम में बांधना बहुत मुश्किल है। एक संघीय व्यवस्था का जो यूएसए मॉडल है उसके अलावा हमारी व्यवस्था में कई सारी प्रवृत्तियां हैं, उनको भी लिख लेते हैं। तो उसका जो डालते हैं हेडिंग उस विशेषता का कि विविध प्रवृत्तियों से युक्त संघीय व्यवस्था। विविध प्रवृत्तियों से युक्त संघीय व्यवस्था। विविध प्रवृत्तियों से युक्त संघीय व्यवस्था। हमने जो संघीय व्यवस्था के लिए शब्द लिया वो फेडरल नहीं लिया बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट लिया। कि पहली बात तो यही कि हमने जो फेडरल के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द लिया। अब जब हिंदी में लिखें तो देवनागरी में लिखें, इसका फेडरल के स्थान पर यूनियन शब्द लिया हमने, क्योंकि हिंदी में दोनों को संघ ही कहते हैं। फेडरल को भी संघ लिखते हैं और यूनियन को भी संघ लिखते हैं, तो वो समझ में नहीं आएगी बात। तो इसलिए आप अलग अलग करके लिखना कि हमने फेडरल के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया। हमारा जो संघ है किसी समझौते का परिणाम नहीं है कि कई सारे राज्यों ने मिलकर कोई समझौता किया और एक समूह बना लिया और अपने आप को राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम अलग अलग हैं, एक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और अपना एक राष्ट्र बना लेते हैं अलग से, तभी उसको कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका के जो राज्य थे उनका संयुक्त, वो समझौते का परिणाम है। वहाँ राज्यों को अलग होने का भी अधिकार है, हमारे यहाँ समझौते का परिणाम नहीं है। तो अतः हमने हमारी एकता अखंडता को सुनिश्चित करते हुए हमारे हिसाब से हमारा संघ तैयार किया, जहाँ राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। संघ को राज्यों के टुकड़े टुकड़े करने, सीमा परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है। तो इसमें प्रवृत्तियां कौन सी हुई? पहली बात तो यह देखी जाएगी कि संघीय प्रवृत्ति भी है या नहीं है, फेडरल फीचर है या नहीं है। तो किसी भी राज्य में जो संघीय राज्य है वहाँ संघीय प्रवृत्ति के 3 तत्व होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य तत्व हैं। पहला है कि संघ और राज्यों या इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो। दूसरा है लिखित संविधान हो जहाँ उन शक्तियों के विभाजन का उल्लेख हो। और तीसरा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जो निर्णय दे सके। तो संघीय तत्व कौन से हुए? शक्ति का विभाजन हो, लिखित संविधान हो
और स्वतंत्र न्यायपालिका हो। स्वतंत्र न्यायपालिका हो। अब ये देखते हैं तीनों तत्व तो हैं या नहीं है। शक्ति का विभाजन है, अनुच्छेद 245 भौगोलिक विभाजन करता है, भौगोलिक क्षेत्राधिकार का विभाजन करता है। पूरे भारत के लिए संसद बना सकती है कानून, और राज्य विशेष के लिए उसका विधानमंडल बना सकता है। 246 में उन विषय वस्तुओं का उल्लेख है कि कौन सी विषयों के संदर्भ में संसद और विधानमंडल कानून बनाएंगे। इसके लिए 7वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कौन कौन संसद कहाँ कानून बनाएगा और राज्य सरकार कहाँ कानून बनाएगी, राज्य विधानमंडल। तो शक्ति का विभाजन है 245 और ये 7वीं अनुसूची आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 246A भी है जीएसटी। लिखित संविधान है, लिखित तो है ही और बहुत बड़ा संविधान है, 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूची हैं उसमें। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका में विधायिका के और कार्यपालिका के सदस्य शामिल ना हों, अलग हों। ब्रिटिश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ जो उनका जो उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसके जो सदस्य हैं वो वहाँ की प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें शामिल होते हैं। तो वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वहाँ के विधायक सांसद उसमें होते हैं, तो वो स्वतंत्र नहीं है। भारत में तीनों ही चीज़ें सैद्धांतिक रूप से, तो हम संघीय हुए सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यावहारिक रूप से हमारे यहाँ अलग प्रवृत्तियाँ हैं। इस पूरे टॉपिक को कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं और भारत में संघीय व्यवस्था की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, उसके लिए पूरी क्लास अलग से लेंगे। यहाँ हम संक्षिप्त में इसको विशेषता के रूप में लिख लेते हैं। संघीय के साथ हमारी जो झुकाव है व्यवस्था का, वो है एकात्मकता की ओर झुकाव है, यूनिटरी फीचर्स की ओर झुकाव है। बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जहां हम यूनियन से और यूनिटरी की तरफ चले जाते हैं, जहां संघ को या संसद को या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को पावर्स मिल जाती हैं। तो एकात्मक झुकाव वाले भी है। कुछ छोटे छोटे उल्लेख कर लेते हैं, बाद में विस्तार से करेंगे इसको। जैसे एक संविधान, एक ही नागरिकता, राज्यपाल का पद, संविधान में संशोधन, जहां अलग अलग संविधान होते हैं वहां राज्यों में राज्य कर लेते हैं संशोधन और संघ का संघ कर देता है और उसमें राज्य भी शामिल होते हैं। लेकिन यह संसद को ये शक्ति है संविधान में, राज्यों से संबंधित विषयों में भी संशोधन करने की शक्ति संसद को ही है, राज्यों को नहीं है। केवल अनुमोदन वाले प्रस्ताव कुछ हैं, उसके अलावा जो संशोधन की शक्ति है वह संसद के पास है। एकीकृत न्यायपालिका, कि न्यायपालिका एक ही है। संघीय व्यवस्था में यह होता है कि संघ से संबंधित कानूनों की समीक्षा उच्चतम न्यायालय करता है और राज्यों से संबंधित कानूनों की समीक्षा राज्य का उच्च न्यायालय करता है। लेकिन हमारे यहाँ एक ही उच्च न्यायालय की अपील उच्चतम न्यायालय में भी की जाती है। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध हैं और बहुत सारे वो प्रावधान हैं जहाँ संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो इस तरह एकात्मक के भी हैं। दूसरी प्रवृत्ति हमारे यहाँ सहकारी संविधान की, सहकारी संघवाद की प्रवृत्तियां भी हमारे यहाँ, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको सहकारी संविधान कहा। तो सहकारी संविधान की भी प्रवृत्तियां हैं, जैसे जीएसटी काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, इस तरह के फीचर्स हैं जो सहकारी संविधान के भी रखते हैं। इसके साथ में प्रतिस्पर्धी संविधान या प्रतिस्पर्धी संघवाद की, प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यूनिटरी फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी संविधान है जहां राष्ट्रीय विकास की योजनाओं के साथ साथ राज्य अपने योजनाएं बनाते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, ऊर्जा के लिए और इन सब चीज़ों के लिए अपने विकास की परियोजनाएं संघ सरकार के पैरेलल बनाते हैं और एक दूसरे राज्य से
कंपटीशन करते हैं। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद की प्रवृत्तियां भी दिखती हैं। एक फीचर और है, वो आपको हो सकता है थोड़ा सा नया लगे, विषम संघवाद, एजीमेट्रिक फेडरलिज्म। विषम संघवाद में यह है कि सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है, बल्कि उनके लिए कुछ अलग अलग प्रोविजंस भी किए गए हैं, जबकि होना यह चाहिए कि राज्य के सबके बराबर अधिकार हों, बराबर शक्तियां हों, बराबर प्रावधान हो और संघ के अलग हों। जब जम्मू कश्मीर था तब ज़्यादा ये प्रवृत्ति थी, लेकिन अभी भी ये प्रवृत्ति है। विषम संघवाद में यह है कि जो 5वीं अनुसूची के राज्य हैं, 6वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं और अनुच्छेद 71, 371 ABCDEFJ तक जो प्रावधान है, 371 से 371 जे तक जो प्रावधान है, वो राज्यों में आपस में विषमता लाते हैं। कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान है, अलग से हटके प्रावधान है, बाकी दूसरे राज्यों को वो प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इस तरह ये अनेक प्रवृत्तियों को साथ लेके चलने वाला एक अद्भुत संघीय व्यवस्था है। तो ये प्रवृत्तियां संघीय व्यवस्था में केवल भारत में पाई जाती हैं, जहाँ संघ भी है, एकात्मक भी है, सहकारी भी है, प्रतिस्पर्धी भी है और विषम संघवाद भी है। इसके लिए पूरी क्लास अलग से करेंगे, ठीक है। अगली विशेषता लेते हैं हम। जब हम पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे थे तो मुख्य रूप से 2 मॉडल हमारे सामने थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का और ब्रिटेन का। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है और संघीय व्यवस्था है। यूएसए में जो है, एक तो संघीय विशेषता है और अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। संसदीय, संघीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, इन पर भी पूरी क्लास अलग से करेंगे इन टर्म पर। और यूके में, ब्रिटेन में जो विशेषता है संघ की, संघीय के स्थान पर ये एकात्मक है और अध्यक्षात्मक के स्थान पर संसदीय है। लेकिन इसकी जो संसदीय विशेषता है वो गणराज्य नहीं है, बल्कि शासक है वहां। अब हमको चयन करना था, हम तो स्वतंत्र हैं, इनसे बंधे हुए थोड़ी हैं कि हम क्या करना है। तो हमने क्या किया कि इधर से संघीय व्यवस्था उठाई, कुछ थोड़े से एकात्मक तत्व जोड़े जिसकी हमने बात कर ली, दूसरी तरफ हमने यहां से संसदीय व्यवस्था उठाई, इस साम्राज्य के शासन का अंत किया, इसकी जगह पे गणराज्य रखा। अध्यक्षात्मक शासन की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होती है उसकी स्थायी कार्यपालिका, उसका निश्चित कार्यकाल होता है। हम इतने पीड़ित थे कि हमें स्थायी शासक नहीं चाहिए था, स्थायी कार्यपालिका नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी उत्तरदायी कार्यपालिका। उत्तरदायी कार्यपालिका हमें चाहिए थी, क्योंकि स्थायी शासन तो बहुत सदियों से देखते आ रहे थे हम, जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था। निश्चित कार्यकाल तो क्या, अस्थायी था उनका। अस्थायी मर जाए तो या उनकी सत्ता छूट जाए तो छूटती थी, अदरवाइज कोई ऐसा नियम नहीं था कि उसको 5 साल करना, 4 साल करना, 2 साल करना। अनवरत काल तक वो शासन कर सकते थे, जब तक वो सत्ता को संभाल सकें। तो हमें स्थायी नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए था उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए हमारे लिए। तो हमने लिया यहाँ उत्तरदायी शासन। इसके अलावा और गणराज्य लिया। तो गणतंत्रात्मक लोकतंत्र में उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था ली। तो नेक्स्ट जो विशेषता है हमारी, इसके आधार पर जो तैयार हुई है उसको लिख सकते हैं। गणतंत्रीय लोकतंत्र में हमने गणतंत्र रखा। गणतंत्र से तात्पर्य है किसी राष्ट्र का जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, प्रधान है, वो निर्वाचित हो और निश्चित कार्यकाल के लिए हो। उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था, ये सारी विशेषताएं आपको सब जगह मिल जाएंगी। आपको जो ध्यान देना है वो शब्द चयन पर देना है। गणतंत्रीय लोकतंत्र में उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था। गणतंत्र मतलब
जो राष्ट्र का प्रधान है, शासक है, वंशानुगत ना हो। ये वंशानुगत शासक नहीं होना चाहिए, बल्कि निर्वाचित हो और निश्चित कार्यकाल के लिए हो। निर्वाचित भी कर लिया जाए और निश्चित कार्यकाल नहीं किया जाए कि जब तक मरणोपरांत, ऐसा कर दिया जाए तो गणतंत्र नहीं कहा जाएगा उसको। दो विशेषता है, निर्वाचित हो, भले अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, और निश्चित कार्यकाल हो उसका। ये दो विशेषताएं उसके अंतर्गत होनी चाहिए। हमने इस व्यवस्था को अपनाया। और लोकतंत्र, गणराज्य बना दिया जाए, राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित हो जाए और बाकी सारे पद मनोनीत हो जाए, मनोनीत प्रधानमंत्री, मनोनीत मंत्री, मनोनीत राज्यपाल, मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत राज्य के मंत्री, तो लोकतंत्र नहीं होगा। वो गणराज्य होगा लेकिन लोकतंत्र नहीं होगा। हमें लोकतंत्र भी चाहिए। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है। सभी संवैधानिक पद जो हैं, कार्यपालिका, विधायिका के पद जो हैं, वह सब निर्वाचित हैं। विधायिका निर्वाचित, बल्कि तृणमूल लोकतंत्र, ग्रास रूट लेवल तक लोकतंत्र की स्थापना स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नगर पालिकाओं के रूप में है। वो है उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था। उत्तरदायी शासन व्यवस्था से तात्पर्य है कि वो एग्जीक्यूटिव जो है, वहाँ की कार्यपालिका है, वो जनता के प्रतिनिधि समूह के प्रति उत्तरदायी हो। यदि जनता के प्रतिनिधि समूह का विश्वास उसे प्राप्त नहीं है तो वो समाप्त हो जाए। तो हमने मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी ठहराया लोकसभा के प्रति और विधानसभा के प्रति। तो आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और 164 में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई, जहां निम्न सदन जो है, लोकप्रिय सदन है, वहां जिसका लोकप्रिय सदन में जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है। और दोहरी कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका, डी जूरे और डी फैक्टो। इनको भी हम विस्तार से करेंगे। तो हमने दोहरी कार्यपालिका, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के रूप में, इस व्यवस्था को हमने अपनाया। नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं सिद्धांत यह है कि कहीं संसद संप्रभु होती है और कहीं न्यायपालिका संप्रभु होती है। जैसे ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, वहाँ जो सत्ता है सबसे ज़्यादा है, जो प्रभावी है, वो संसद है। यूएसए में देखें तो वहाँ न्यायपालिका प्रभावी है। हमने इनको दोनों को समन्वित रखते हुए और संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थान दिया। तो हमारी एक अलग विशेषता बनी संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के समन्वय से संविधान की सर्वोच्चता, जहां संसद को संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार दिया, वहीं न्यायपालिका को यह अधिकार है कि यदि वह संविधान के विरुद्ध है, संविधान की आधारभूत संरचना के विरुद्ध है, तो उस प्रावधान को अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इन दोनों में समन्वय रखते हुए संविधान की सर्वोच्चता को स्थान दिया। तो हमारा संविधान सर्वोच्च है। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता, दोनों सिद्धांतों को हमने समन्वित किया, दोनों को मजबूत रखा और संसदीय सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता के साथ हमने संविधान की सर्वोच्चता को सर्वोपरि माना। कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो न्यायिक निर्वचन या जुडिशियली इंटरप्रिटेशन से पैदा हुई है
उनको भी हमें यहाँ सिद्धांत देना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए यहाँ। उस समय संविधान जब बना था वो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कालांतर में जुडिशियरी ने, उच्चतम न्यायालय ने उन सिद्धांतों को विकसित किया। वे भी हमारी संविधान की विशेषताएं हैं। उनमें पहला है आधारभूत संरचना के सिद्धांत। ये एक यूनिक विशेषता है हमारी। नंबर आप डाल लेना, छठवां सातवां क्या है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं। यहां लिखें आप, जो एक विशेषता है संविधान की आधारभूत संरचना, मूल ढांचे का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी कहते हैं, आधारभूत संरचना का सिद्धांत। आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है। यह सिद्धांत विकसित हुआ केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1976 मामले से। जो केस था, ये आपको आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, बस सिस्टमेटिक सही जगह पर अरेंज करना, जहां हो सके यूज करना, ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं। केशवानंद भारती बनाम, आधारभूत संरचना वाली क्लास अलग से लेंगे पूरी, यहां केवल उसको विशेषता के रूप में लिख रहे हैं। भारत संघ 1976, 24 अप्रैल 1976 का निर्णय था ये। इसमें 13 जजों की बेंच ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जो संविधान की आधारभूत संरचना या आधारभूत लक्षणों के विरुद्ध हो। अर्थात संविधान की आधारभूत ढांचे में वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यदि वो ऐसा करती है तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित करके संविधान की रक्षा करेगी। तो यहाँ संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती जो इस आधारभूत संरचना को नुकसान पहुंचाए, आघात पहुंचाए। यदि वो ऐसा करती है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी। बाद के केसेज में, बाद के कानूनों में, निर्णयों में इसकी पुष्टि भी हुई है। मिनर्वा मिल्स है, IR कोहेलो है और बहुत सारे हैं, उनको अलग से लेंगे। तो ये भी एक हमारा यूनिक फीचर है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और लिखते समय कि हमारा ये अद्वितीय सिद्धांत है, आधारभूत संरचना का सिद्धांत है, संविधान की विशेषता है कि जहां न्यायपालिका ने इस विशेषता को पैदा किया, तैयार किया, क्रिएट किया, ऑब्जर्व, और पॉजिटिव है। अगर ये नकारात्मक होती तो विशेषता नहीं होती, लेकिन ये सकारात्मक है, इसलिए इसको विशेषता कह सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता लेते हैं कि इस संविधान में सैद्धांतिक रूप से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। इनको अलग से लेंगे आर्टिकल 21 के साथ में। अभी केवल विशेषता के रूप में लिखते हैं कि सिद्धांततः विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त राज्य जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है, लेकिन व्यवहार में विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। विधि की उचित प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। प्रारंभ में जब मूल ड्राफ्ट तैयार हुआ था, संवैधानिक परामर्शदाता BN राव ने जिसको तैयार किया था, उसमें ये विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस का ही उल्लेख था। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये न्यायिक व्याख्या के सिद्धांत हैं। प्रारंभ में इसको हमने लिया था, बल्कि BN राव साहब ने जो तैयार किया था इसको लिया था। लेकिन जब
संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया तो उस समय इस शब्द को हटा के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कर दिया गया। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन संविधान में जो स्थान दिया वो यही दिया। बाद में मेनका गांधी केस, मनेका गांधी केस भी कहते हैं उसको, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ केस में इसको 1976, एक करेक्शन कर दूं, वो केशवानंद भारती का केस था, वो 1973 का था। वो छोटा सा गलत हो सकता है, हो गया हो आप, ये 73 था, 73 और 76 था वो। उन्नीस सौ 76 मेनका गांधी केस था और 1973 केशवानंद भारती केस था। इतना वो है, कंफ्यूजन हो जाता है। इस केस के द्वारा व्यवहार में विधि की सम्यक प्रक्रिया का चलन शुरू हो गया। अब जो न्यायपालिका है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर निर्णय देती है। क्योंकि आधारभूत संरचना का सिद्धांत भी अपने आप में बड़ा सिद्धांत है, तो वह भी विधि की उचित प्रक्रिया की ओर ही अग्रसर करता है। वो इसी आधार पर वह न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करती है। तो ये भी एक फीचर है हमारे संविधान का। अगली विशेषता लेते हैं कि इसके आधार पर, यद्यपि हमने उन लक्ष्यों में ले लिया था, फिर भी इसको लिखना आवश्यक है कि संविधान विधि का शासन स्थापित करता है। विधि के समक्ष सबकी समता है। संवैधानिक पदों के अपने शक्ति, अधिकारों, कर्तव्यों का उल्लेख है। वहाँ व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि के शासन की स्थापना की जाती है। और भी विशेषताएं बहुत सारी, उनको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कल थोड़ा सा ये सुझाव आया था कि क्लास थोड़ी लंबी थी, हम एक एक घंटे की क्लास लें तो उसको आसानी से देख सकते हैं। अगली विशेषताओं में जो होगा वह विशेष रूप से तो दूसरे मुल्कों से, दूसरे देशों से हमने जो प्रावधान लिए थे या जिनसे हम प्रेरित हुए उनका उल्लेख करेंगे। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, त्रिस्तरीय लोकतंत्र आदि की बात करेंगे। मूल अधिकार, निर्देशक तत्व आदि की जो विशेषताएं हैं उनका भी वर्णन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।